बेटा क्या फॉर्मूला आएगा इसका बताइए। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, मीडियम वाला तो चला जाएगा ऊपर, म्यू नॉट यस एप्साइल सर। म्यू आर एप्साइलन आर, और वैक्यूम वाला नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट एप्साइलन आर। बोलो यही बन जाएगा बेटा। जी सर। अब इसमें से ये वाला पार्ट कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन। तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चल गया, जो आगे काम आने वाला है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना। जी सर। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मिल जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो होता है वो बराबर होता है रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, चलें आगे। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और छोटी सी टॉपिक की तरफ, इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, दूसरी होती है एवरेज। इंस्टेंटेनियस जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन यूज करके और उनकी वैल्यू रख के इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने चेंज कर दिया ई अपॉन सी से, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। बन सकता है नहीं बन सकता। यस सर। और ई को मैंने अगर रिप्लेस किया बी से तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी बाय म्यू नॉट। हाँ बी स्क्वायर सी बाय म्यू नॉट। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड। एवरेज बेटा जब हम लेंगे तो एवरेज के साथ क्या आ जाता है, फॉर्मूला यही रहता है, बस एक फैक्टर बढ़ जाता है, दैट इज ई नॉट इंटू ब्यू नॉट अपॉन टू म्यू नॉट। वैसे ये नॉट यहाँ पे नहीं लगना चाहिए इंस्टेंटेनियस में बेटा, ठीक है, इसलिए नहीं लगना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस में तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो इसलिए जो है हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी टाइम के साथ जो उस वक्त पोजीशन होगी वो वैल्यू लिखेंगे। ओके, इसलिए एवरेज ही ज्यादा फिक्स है। एवरेज में जो है वो इनोर भी में है। और फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज आ गया, डिवाइडेड बाय टू आ गया। ओके, तो ये एक छोटी सी एक और बात थी, तो याद रखें आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। इससे पहले नाम सुना था डिस्प्लेसमेंट करंट का। यस सर। डिस्प्लेसमेंट किसने ढूंढा था ये ढूंढा था जेम्स मैक्सवेल साहब ने।
ठीक है। कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी? इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? ये बेटा सर्किट बना लीजिए, उसमें एक कैपेसिटर लगा लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। हो गया सर। हो गया। चलिए। तो ये मेरा एसी सोर्स है। गुड। तो हमने बेटा जो अभी तक मैग्नेटिज्म के अंदर और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड या करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या पढ़ा कि ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है, इसको आईसी कहेंगे, कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। और हमें मालूम है कि ये अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक निडल लाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंपास लेके आऊंगा तो बोलिए, हो जाएगी यस डिफ्लेक्ट। सर। यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और इधर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या है? ये मैग्नेटिक निडल है। ठीक है ना? इधर भी डिफ्लेक्ट हो गई, इधर भी करंट आईसी फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ कैपेसिटर के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? और ये सब बातें हमें किसने बताई थी? बता सकती हैं किसने बताई थी ये सब बातें हमको? ये पहाड़ा हमें किसने पढ़ाया था? सर ये फैराडेज लॉ था। एम्पियर सर्किटल लॉ। जी सर। लॉ। उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ाया था हमको। क्या कहा था उन्होंने? कि अगर किसी जगह हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी लूप में, तो उस लूप के अंदर क्या करिए आप? जो भी करंट है इनसाइड, उससे परमिएबिलिटी म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको बी डॉट डी एल मिल जाएगा। यस सर। यही बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ ने। तो अब जी यहाँ सर। पे ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे बताइए क्या कोई करंट है? ये तो कैपेसिटर है। नो सर। लेकिन जब मैं यहाँ पे भी मैग्नेटिक निडल लेकर के आया हूँ तो मैंने देखा
कि इट गेट डिफ्लेक्टेड, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि एम्पियर साहब, ये आपने क्या पढ़ा पढ़ाया है? ये तो बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है। क्या चक्कर है? ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? मैक्सवेल साहब ने। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर जीरो आना चाहिए। क्या मैग्नेटिक फील्ड? क्यों जीरो आना चाहिए? इसलिए कि वहां पे कोई इनसाइड करंट ही नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक निडल मेरी बता रही है कि वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर इसका क्या रीजन है? तो फिर दिमाग लगाया गया, फिर रिसर्च करी गई। तो ये बात निकल करके सामने आई कि ये जो मेरे कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, बिकॉज ये एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, तो यहाँ पे बताइए इनके ऊपर क्या होगा? कभी प्लस क्यू चार्ज आएगा, कभी माइनस क्यू चार्ज आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस। यस सर। गुड। और ये अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। जब ये चेंज होता रहेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से पैदा होगी। एक बार इधर बोलिए, जब इधर की प्लेट पे प्लस यस। चार्ज होगा तो इधर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक नेगेटिव। नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मेरी ये वाली प्लेट प्लस चार्ज हो जाएगी और ये माइनस चार्ज हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो है वो चेंज होता रहता है ना पोलैरिटी। यस सर। इधर वाला जो है प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी हो, सर बिल्कुल। हो जाएगा बिल्कुल। तो जब ये हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि प्लेट के बीच में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलिए, है नहीं है? बोलो बेटा। जी सर। और जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एक करंट, और उस करंट को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी। गॉट द पॉइंट? यस सर। और अब जब करंट आ गया तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड आ ही जाएगी। इससे तो हम लोग सब एग्री करते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो मैक्सवेल साहब ने इसकी डिस्कवरी की। तो इसकी डिस्कवरी करने के बाद मैक्सवेल साहब ने कहा कि एम्पियर साहब, आपके सर्किटल लॉ को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो जेम्स मैक्सवेल साहब ने दिया फिर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, बोलिए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई सी। वो तो हमको पता है, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनसाइड वाला आ गया, तो वो हमारी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आई सी भी उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है? जिस करंट की पहले किसी को खबर नहीं थी, कानो कान, ये उन्होंने खोज निकाला। से आईसी और आईटी बता दीजिए। है बेटा? आईसी तो मतलब वही है जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, फिर डी क्या है मतलब? आईडी तो वो हो गया ना जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हो रहा है। जी सर, ओके क्लियर। तो इसको आप आईडी को लिखिए। आईडी इज डिस्प्लेसमेंट करंट
and it is equal to epsilon naught d phi e by dt. Change in flux of electric field with respect to time gives rise to displacement current. बताइए, उसी की वजह से तो पैदा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। अच्छा। बोलिए, एम आई राइट? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, बार बार जो है वो स्विच कर रही है ना। एक बार लेफ्ट साइड से राइट में जा रही है, फिर एक बार राइट से लेफ्ट में जा रही है। और ये यस एक सर। सैकड़ों मरतबा ऐसा स्विचिंग हो रही है नहीं हो रही? जी सर। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को, ऊपर वाले को, और कैसे लिख सकता हूँ? बी डॉट पी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्साइलन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ब्रैकेट क्लोज। ये भी तो लिख सकता हूँ। जी सर। तो ये कौन सा वर्जन है? ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। जी सर, क्लियर सर। तो अगर इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन? कि मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है 100 t⁻³ प्लस 5t+10। ये मुझे फ्लक्स की इक्वेशन दी हुई है। कह रहा है फाइंड आई डी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए जल्दी से निकाल के बताइए बेटा, क्या हो जाएगा? तो यही आ रहा आंसर मेरा भी। आपका भी यही आ रहा है? और आईसी क्या हो जाएगा अगर मैं पूछूं? फाइंड आई डी ऑल्सो फाइंड आईसी। बोलो बेटा, आईसी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी, मतलब यार। आईसी इज इक्वल टू आई डी। बताइए क्यों होगा? भैया, जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में, वही तो राइट साइड में जा रहा है, तो चेंज कहाँ से आएगा? वही तो करंट है माय डियर। ये देखिए, यस सर। यहाँ से आईसी निकला और यहाँ आईडी बन गया, फिर आईसी हो गया। तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आईडी और आईसी का मैग्नीट्यूड सेम है, इस बात को नोट करिए। ओके सर। हाँ, बिना पता हुए आप सही आंसर नहीं दे पाएंगी। ये आपको याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। चलिए, क्लियर होगी बात? जी सर। तो रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेगा तो क्या आंसर देंगी आप? चेंज इन पोलैरिटी मतलब लिखिए, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी लिखा तो था मैंने वहां पे। पोलैरिटी नहीं, तो आप सही वर्ड लिखेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ओके सर। हाँ, उससे आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट से क्या आ जाता है?
मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो जो है वो डिफ्लेक्शन हुआ वहां पे। यस सर, यस सर, यस सर। ये डिस्कवरी जरूरी चाहिए था। तो अब देखिए मैक्सवेल साहब ने कहा कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जितना भी हमने आज तक पढ़ा है वो सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ चार इक्वेशंस के जरिए से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उनको मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन। ओके। यस सर। तो इसको लिखिए। मैक्सवेल फोर इक्वेशन। उन्होंने कोई नई इक्वेशन नहीं दी है, वही जो इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को खाली क्या कह दिया कि ये चार इक्वेशन है जिससे पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन किया जा सकता है। जिसमें पहला नंबर मिलता है, फर्स्ट नंबर। बताइए जल्दी से। आप बताएंगी मैं लिखूंगा। क्या है ये? बोलिए जल्दी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, नाम बताइए इसका क्या है? ये मतलब गॉस थ्योरम, गॉस लॉ से आ गैस जाएगा मेरे। गॉस लॉ। मतलब क्या? सीधे बोलिए सर। ये तो गॉस साहब का लॉ है। तो उन्होंने पहले नंबर पे इसको रखा फर्स्ट इक्वेशन में कि ये वो इक्वेशन है जिसको मैं अपनी चार इक्वेशंस में रखता हूँ। उन्होंने अलग से कुछ नहीं दिया। उन्होंने खाली इनकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए इस तरीके से हमको वो किया है। फिर आ जाइए दूसरा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, ये भी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जीरो क्यों होता है पता है ना? क्योंकि क्लोज जी सर। लूप में होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना एंटर करती है किसी भी लूप के अंदर उतना बाहर हो जाती है। तो इसलिए इसकी यस सर। वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। यस सर। नोट द पॉइंट। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो टर्मिनेट होती है एक पॉइंट पे या ओरिजिनेट होती है ना? लेकिन जी मैग्नेटिक सर। फील्ड हमेशा एक जहां से शुरू होती है वहीं पे आके खत्म होती है। तो इसलिए आप कोई भी लूप बनाइए उसके अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगी उतनी ही लीव करेगी। तो इसको दिया गया दूसरा नंबर। आगे चलूं? जी सर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। फिर से मैं लिखूंगा, आप बताएंगी क्या है। ई डॉट डी एल बता सकती हैं क्या था ये? याद आया? और ये क्या था? नहीं जी याद सर। था। याद आया। पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड चैप्टर पोटेंशियल वाले में। वही तो है ये यस सर। फॉर्मूला। इसको इंटीग्रेट कर दिए बस। और उसी को किससे रिलेट कर दिया है? मैग्नेटिक फील्ड से मैंने रिलेट कर दिया है। ये वाला फॉर्मूला बताइए कौन सा है? फैराडेज लॉ। जी सर। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू ईएमएफ। यस सर, यस सर। ये तीन लॉ हो गए। और चौथा?
चौथा तो सर बहुत आसान है, वो तो अभी आपने कराया है। चौथा क्या हो जाएगा, बोलिए। फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट करंट, जी सर। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। लिखूं या आई डी का पूरा फॉर्मूला लिखूं? फिर आईडी काफी रहेगा। चलिए, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है। यस सर। हम्म, तो ये चार इक्वेशन के ऊपर बेसिस पे हम लोग पूरा का पूरा क्या डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गलती हो गई, थर्ड वाली इक्वेशन में क्या गलती हुई बता सकती हैं? माइनस आएगा। माइनस का साइन। हाँ, तो यहाँ पे बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आगे आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, वो आपको खुद से करना है। एंड ओके सर। दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? माइक्रोवेव, रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक ओके क्या सर। होता है, जो स्पेक्ट्रम है उसको एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। वेवलेंथ बढ़ती है तो क्या हो जाता है, हम लोग एनर्जी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ जाती है। विजिबल रीजन के बारे में पढ़ लीजिएगा, इनका कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे ये पैदा की जाती है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या यूजेस होते हैं उनके बारे में पढ़। ओके सर। ओके, तो ये एक दो जी पैराग्राफ सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ओके सर। चैप्टर ये होता है खत्म। और हम लोगों ने देखिए, वेरी गुड, 1.5 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म कर दिया। इतना छोटा चैप्टर था, लेकिन एक क्वेश्चन इससे पक्का आने वाला है। और जो मैंने कराया है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बस इतने ही से आएगा बेटा। इसलिए आप ये समझ मत समझिएगा कि सर ने तो बड़ी जल्दी खत्म कर दिया है तो पता नहीं इससे बाहर से आएगा। बाहर से नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके सर। हम्म, सर बाकी चैप्टर्स का फिर गारंटी का? हाँ बाकी का भी है, लेकिन मतलब ये तो बहुत जल्दी करा दिया ना मैंने, इसलिए बच्चे को कंफ्यूजन होता है, हो सकता है ना एक बार को। नहीं सर, इसका थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है तो मतलब काफी रहेगा इतना। हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो ये सब जो फॉर्मूले चलिए। मैंने लिखवाए हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, तीसरा ये इंटेंसिटी वाला। ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ जी सर। लाइट, हाँ, विथ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, ये। और ये डायरेक्शन वाला, ये चार पांच चीजें हैं, बस ये याद रखिए, इंशाल्लाह इसी का है। चलिए तो ठीक है ओके सर। बेटा, ओके, गुड नाइट। गुड इवनिंग।